हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। प्यारे बच्चों, गॉस थ्योरम को जानने से पहले हमें सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट एक टूल्स की तरह काम करता है गॉस थ्योरम को समझने में। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। ओके, देन गॉस थ्योरम एंड देन वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आस्क्ड इन कंपटीशन एग्जामिनेशन। ओके, प्रीवियस ईयर में जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को लेंगे, जेईई मेंस एंड नीट के क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे एक आपने एंगल पढ़ा होगा प्लेन में, जिसको कहते हैं रेडियन का कॉन्सेप्ट। अब ये जो प्लेन है और ये सरफेस यहाँ पर जो एंगल बनाता है, इसको प्लेन मतलब 2D, ठीक है। तो वो जो एंगल कहलाता है, ये जो एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। लेकिन यदि कोई सॉलिड सरफेस है, ऐसा सरफेस जो कि 3 डायमेंशनल है, और वो कोई एंगल बनाता है, 3 डायमेंशनल बनाना तो सिंपल सा है, इसको ना यही है। अब 2D में 3D दिखाना है तो एक तरीका तो यही होता है कि इसमें यहाँ से मैं इसको कवर करूँ और ये वाला सरफेस, ये जो है ना, ये सरफेस, ये लग रहा है कि सॉलिड है। ओके, ये यहाँ जो एंगल बनाएगा इसको कहते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं ये होता है ओम। ओके, तो ये ओम से ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना ओम, उस तरह से। तो इसको हम लिखते हैं सॉलिड एंगल। ओके, कुछ लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसको ओम से डिनोट किए हुए, ठीक है। अब सॉलिड एंगल जो है ना वो 3 डायमेंशनल सरफेस है, और वो जो यहाँ पर एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ओके, तो अब ये ओम की वैल्यू होगी कितनी? तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये मान लीजिए s है, तो और इसका जो रेडियस है वो r है, ये तो ओम की जो वैल्यू होगी s/r², ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है वो यही है। प्यारे बच्चों, अब यहां हमें समझ में आ गया। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसी चीज को हम यहाँ ले, या इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ और फिर समझते हैं तो अच्छे से क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा। प्लेन में जब हम एंगल को समझते हैं तो उसको कहते हैं रेडियन। लेकिन जब हम किसी 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशन प्लेन क्या होता है 2D, 3 डायमेंशन जब एंगल को सब मेजर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ओके, प्यारे बच्चों देखिए, ये आपको यहाँ पर, अगर हम मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर इस सरफेस को निकालिए और थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए रिस्पेक्टिवली, और ये ऐसे है यहाँ से, तो ये तो था S, ये वाला सरफेस, ये S है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कितना ले रहे थे? R। तो ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा था, अब यहाँ मान लीजिए S1 है, ये जो है ना कितना है? S1 है, और यहाँ से क्या है? R1 है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ से ये है ऐसे, और ये R2 है यहाँ। तो अगर मान लीजिए ये S2 है और इस सब एंगल को आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? ओम इक्वल टू S1/r²। सॉरी, अगर R1 लिखना है तो यहाँ पर R1 और S2/r² इक्वल टू S/r², ये हो जाएगा एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब एंगल तो वही सबटेंड होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? जितना ओम का एंगल होता है, ये यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल होगा ये ओम ही रहेगा, ये तो वेरी करेगा नहीं। तो ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यही रहेगा। प्यारे बच्चों, अब हमें एंगल तो समझ में आ गया सॉलिड एंगल का, लेकिन मान लीजिए ये सरफेस, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, ये कुछ एंगल बनाए, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज हमको देखना है। तो देखिए, इसको यहां से इसको रफ कर देता हूं, या फिर इसको रहने दीजिए ताकि कंट्रास्ट को समझने में आपको सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है ना, ये ऐसे ही है वेक्टर, बट ये एरिया यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर। ओके, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने एक सॉलिड सरफेस बनाया, ओके, और उसका जो एरिया है ना, ये है, मान लीजिए ये इस तरह से है, इस तरह से,
ठीक है, सॉलिड सरफेस थोड़ा सा अच्छे से बनाइए जो कि एंगल बनाता हो, ठीक है। तो यहां सेंटर है, ये हम देखेंगे यहां से, ठीक है। तो अगर एरिया को आप कंसीडर करेंगे ना तो एरिया ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा डीएस, बट ये जो है ना ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन तो यही होगा, लेकिन यहां पर अगर आप सेंटर की बात करें तो ये यहां पर एंगल बनाएगा और ये आर है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एरिया है ये थीटा, ये ds cos थीटा, ठीक है। ये एरिया कितना सेंटर पर एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जैसे ओमेगा लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन यहां पर आपने ds लगाया है तो आपको एंगल भी डीओ में लगाना पड़ेगा, मतलब कहने का सॉलिड एंगल का ही कॉन्सेप्ट आप लेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट। बट आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, अगर सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करना है, मतलब मेरे कहने का ये है कि इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है और ये दिया हुआ है कि ये इसका हाफ एंगल कुछ है, हाफ एंगल मान लीजिए ये 90 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है, इसका हाफ एंगल, ठीक है 30 डिग्री है। तो ये जो एंगल बनाएगा पूरा कितना बनाएगा, इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से तो देख के लगता है कि 30 × 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं कॉन्सेप्ट से ऐसे लगता है, लेकिन इसके एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं कि वो कितना होगा। मान लीजिए एक 180 ये जो है ये वाला सरफेस है, इसका हमें पता है कि ये सरफेस जो है ना यहाँ 90 डिग्री का एंगल हाफ एंगल बनाता है, तो ये पूरा एंगल जो है वो उसकी कितनी स्टेरेडियन वैल्यू होगी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये जानिए कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट जानने के बाद आप ये समझिए कि स्टेरेडियन क्या होता है, 1 स्टेरेडियन कितना होगा, तो 1 स्टेरेडियन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये 90 + 90 180 डिग्री होता है, लेकिन वो कितना होता है, पाई रेडियन होता है अगर प्लेन की बात करें तो। लेकिन सॉलिड में अगर स्टेरेडियन की बात करें तो कितना स्टेरेडियन होगा, इसको समझने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाने कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो देखिए सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जैसा यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसी में लिख दिया मैंने, देखो इसको मिटा लो, स्टेरेडियन, ये है स्टेरेडियन, ओके। और ये जो स्टेरेडियन होता है, ओके, ये सॉलिड एंगल है, ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी होगा, स्मॉल एंगल को लेते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्टेरेडियन है, अब हमें डिफाइन ये करना है कि 1 स्टेरेडियन कितना होता है, व्हाट इज 1 स्टेरेडियन, ओके। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये 1 स्टेरेडियन जो होता है वो क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एट इट्स सेंटर व्हिच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब कहने का 1 स्टेरेडियन ऐसा एंगल है सॉलिड सरफेस का, या फिर कह लीजिए कि सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर बनाया हुआ ऐसा एंगल जिसका मैग्नीट्यूड जो 1 स्टेरेडियन जो है वो इस सॉलिड सरफेस के द्वारा बनाया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है रेडियस स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, उसको हम क्या कहते हैं 1 स्टेरेडियन बोलते हैं। 1 SR = ds अपॉन r स्क्वायर, ये है 1 स्टेरेडियन। प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं 1 स्टेरेडियन। अब हमें कैलकुलेट करना है सॉलिड एंगल को, ठीक है। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल, ओके, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल। यहां पर मैं रेड से दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अब यहां पर कैलकुलेशन में सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये तो 1 स्टेरेडियन की कहानी थी, हम इसको रफ कर दे रहे हैं यहां पर,
और यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी एक हाफ एंगल ले रहे हैं, ये हटा दीजिए पूरा सरफेस। ओके, अब ये जो है ना यहाँ पर ये ऑलरेडी इसको ज्वाइन करिए, ये सेंटर है और यहाँ से एक बड़ा सा आप एक सरफेस ले रहे हैं, ये सरफेस है, इसका यहाँ सेंटर है। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं इसका जो ये मान लीजिए ये पूरा जो सरफेस है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एस है। ठीक है, ये एस यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको कितना सॉलिड एंगल ये सबटेंड करेगा ये ओम निकालना है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करना है तो हमें एरिया चाहिए होगा, एरिया पता है, और यहां से अगर हमें मान लीजिए एक और चीज यहां दिया हुआ है, इसका हाफ एंगल दिया हुआ है, ये हाफ एंगल जो है प्यारे बच्चों वो कितना है, 5। ओके, ये जो है कितना है, 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके वजह से सरफेस की वजह से पूरा टोटल एंगल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें 5 दिया होगा, कभी 30 दिया होगा, कभी 60 दिया होगा, तो हम सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए हमें एक छोटा सा एलिमेंट यहां से कट करेंगे। ठीक है, एक एरिया एलिमेंट, अब इस एरिया एलिमेंट को यहां से ये है और ये एरिया एलिमेंट, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप भी है, ये ऐसे है और ये ऐसे। ठीक है, ये रेड से आप समझ पा रहे होंगे। अब ये इसकी कुछ थिकनेस है, कुछ थिकनेस है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये थिकनेस है, यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है वो कितना है, ये थीटा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से ये जो छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए तो समझ में आए। ये जो छोटा सा एंगल होगा यहाँ पर, इसमें मैं ब्लू पेन लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, नहीं तो एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। देखो ये जो है ना यहाँ पर, ये ऐसे है, ये तो यहाँ पर ये वाला सरफेस तो ये है, ये जो छोटा सा एंगल है थीटा के बाद थोड़ा और आगे एंगल बढ़े तो कितना हो जाएगा, वो जो वैल्यू होगा उसको कहेंगे डी थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका एंगल सबटेंड, पहले तो हम एरिया को काउंटर कर लेते हैं, एरिया और आर के साथ और एंगल के साथ एक रिलेशन निकालेंगे, बस अपन वैल्यू ओम निकालना है। तो ओम का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है, एस अपॉन आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा, फिर एंगल में रिलेशन आ जाएगा। मतलब किसी तरह से इस फाई के साथ हाफ एंगल के साथ रिलेशन, हाफ एंगल तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला है ना वो हाफ एंगल है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है ब्लैक वाला ये हाफ एंगल। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, बाहर ही बना देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये ऐसे, ये अंदर का छोटा सा ये एरिया, और ये पूरा स्ट्रिप मैंने लिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रिप इस तरह से, और ये सेंटर है, यहाँ से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितना है, थीटा है, और ये जो है ना ये कितना है, ये डी थीटा है, और ये जो है ना यहाँ से ये आर है, पूरा रेडियस जो है ना ये अगर देखें तो कितना हो जाएगा आर, तो ये आर है, हमें ये निकालना है, ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर है। ये अगर ट्रायंगल ले, मान लीजिए ओ ए बी है। ओके, अब समझ में आ रहा है सारा चीज, ये है ओ ए बी, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, नहीं आर अगर इसका रेडियस है तो। पहले तो ये लिख लो कि दिया क्या क्या हुआ है, फिर थोड़ा सा आगे प्रोसीज करेंगे ना तो तुमको और समझ में आएगा कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेट, ये जो है ना फाइव, ये हाफ एंगल है, ये क्या है बेटा, हाफ एंगल, और ये आर जो है ना रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर, एस सरफेस है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर
ये गिवन जो सरफेस एरिया है ना वो दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, ये थीटा तो मैंने माना है अभी कैलकुलेट करने के लिए। देखो इस पर्टिकुलर रिंग को तुमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं, इसको फैला दो, ठीक है। तो ये जब फैला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r साइन थीटा, और ये जो छोटा सा है ये विड्थ, इस छोटे से विड्थ को क्या लिखोगे, ये d थीटा है। तो यहां से ये जो रेडियस है पूरा, ये वाला जो है ना r है, ये, या फिर यहां से कहो ये भी r ही है, सारा ये यहां से सरफेस से जा रहा है तो r ही होगा। तो ये जो आर्क होगा छोटा वाला वो कितना होगा, वही चीज तो है यहाँ पर, ये होगा आर डी थीटा। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है। अब हमें एरिया निकालना है, मतलब डीएस की वैल्यू निकालनी है छोटे से स्ट्रिप की। तो ये डीएस है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डीएस इक्वल टू जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया आपका एक वैल्यू। तो ये डीएस की वैल्यू है, मैं समझ में आ गई बातें। अब हमें डीएस को क्या करना है, इंटीग्रेट करके एस में लाना है, क्योंकि हमें सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ना यहाँ सेंटर पर कितना एंगल बनाता है ये बताना है। तो हम पूरे क्या करेंगे, पहले डीएस को इंटीग्रेट करेंगे और किस फॉर्म में लाएंगे, एस के फॉर्म, ठीक है। तो इसको रफ कीजिए और यहाँ ये इसको रफ करके, ये तो तुम्हारा ऊपर का है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला है। अब हमें क्या करना है, एस करना है। तो एस को इंटीग्रेट, डीएस को इंटीग्रेट कर देंगे तो एस हो जाएगा 0 से एस, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ना ये 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, 0 से 5 तक, क्योंकि हाफ एंगल जो है ना वो 5 ही है, वो गिवन में रह गया था, लिख लेना। हाफ एंगल जो है ना वो गिवन है 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर s इक्वल टू करोगे क्या, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर अगर पहले साइन थीटा लिख लीजिए, उसके बाद डी थीटा, ओके। तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ये 0 से 5, 0 से 5 होगा, और ये है s। तो यहाँ पर ये जो होगा s तो रहेगा ही 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस 5 प्लस कॉस 0, ओके। तो ये है s इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 1 माइनस कॉस 5, ये हो गया आपका। अब s अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 5। प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया आपको, तो ये समझ में आ गया। तो आप बताइए s अपॉन आर स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, ये पूरा सरफेस जितना एंगल यहाँ पर बनाएगा वही तो एंगल ऑफ द कौन होगा, तो ये सॉलिड एंगल, मतलब ये पूरे सरफेस का एंगल होगा, सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल ओम जो लिखेंगे आप कितना लिखेंगे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 5, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पर प्लेन वाले में केस में तो हम डायरेक्ट निकाल लेते थे, जैसे 30 डिग्री है तो 60 डिग्री कर लेते थे, लेकिन ये सॉलिड वाला केस है। तो सॉलिड वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू निकाल के ये वैल्यू पुट करनी है। मान लो सपोज करो कुछ इसमें से एंगल निकाल के देखते हैं, ये तो आपका फाइनल आंसर है। अब अगर मान लीजिए हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमको निकालना है, सॉलिड स्फीयर कंप्लीट है उसका हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, एट सेंटर पर। तो यहां पर प्यारे बच्चों को रफ करो, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमें केस लेना है यहाँ पर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का केस लेना है, ठीक है। किसके केस में, किसके केस में, हेमिस्फीयर के केस में, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का केस लेंगे। तो हेमिस्फीयर के केस में क्या है कि ये जो है ना ये है ऐसे, इस तरह से, ये इस तरह से है प्यारे बच्चों, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा ना यहाँ पर, ये क्या है, हाफ एंगल,
ठीक है। तो ये हाफ एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको पूरा एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90, नहीं तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। मतलब कहने का हाफ एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर 360 डिग्री का, यहाँ मतलब हेमिस्फीयर जो सेंटर पर एंगल बनाया है कितना बनेगा 360 डिग्री का। प्यारे बच्चों अब हम मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का पूरे लिखिए, ठीक है, होल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का अगर ले तो सॉलिड स्फीयर कंप्लीट, एक स्फीयर का, हेमिस्फीयर नहीं, सीधा लिख लो सॉलिड स्फीयर क्या लिखना है स्फीयर का, ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए ये स्फीयर लेना है तो स्फीयर का हाफ एंगल कितना है यहाँ पर बताइए मुझे कितना होगा यहाँ का 180, यहाँ पर जो हाफ एंगल बनाएगा कितना बनेगा 180, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 180। तो प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1, तो ये होगा आपको कितना 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका स्फीयर। तो ये 1 स्ट्रेट रेडियन का एंगल। अब हमें नेक्स्ट ये सब कुछ समझ में आ गया सॉलिड का कंसेप्ट, तो अब हमें करना है क्या गॉस थ्योरम, ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, समझते हैं एक एक करके सारी बात। गॉस थ्योरम क्या है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है और इस पे ये यही मान लीजिए, या फिर मैं दूसरा बना देता हूं, ये कोई सरफेस है इस तरह से, ठीक है, इससे जितना फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये जो फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू फाई जो होगा q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स q, मतलब q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स के इक्वल होगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू q इनक्लोज टाइम्स 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली इसको जब लिखेंगे हम तो फाई ई जो लिखते हैं वो क्या होता है E प्लस ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, यहां तक तो सही है। क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे क्या पूछते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज आउटसाइड रहे, बाहर की तरफ रहे, यही चार्ज कोई दूसरा चार्ज है, मान लीजिए 2q है या q है बड़ा, ओके, ये चार्ज अगर बाहर की तरफ रहे तो क्या उसकी वजह से फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तो नहीं, क्यों, देखो इसके कारण जो भी फ्लक्स इससे पास होगा, जितना इससे एंटर होगा उतना ही क्या होगा एग्जिट होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा एग्जिट करेगा। जैसे मान लीजिए ये फ्लक्स क्या है इतना, ये रेड वाला जो है इसके कारण फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है, जितना फील्ड लाइंस इससे पास करेगा तो जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग भी है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई नेट जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही चीज ये कह रहा है कि मतलब गॉस थ्योरम कह क्या रहा है कि टोटल फ्लक्स जो होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आउटसाइड के कारण वो तो 0 होगा, लेकिन टोटल फ्लक्स जो होगा वो किस चार्ज की वजह से होगा, इनसाइड जो चार्ज होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं इट इज दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed by the surface। सरफेस से जितना टोटल चार्ज इंक्लोज होगा उसके इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ, ओके, तो इसका प्रूफ दो तरीके से हो सकता है, एक कूलम्ब फोर्स से कर सकते हैं, दूसरा हम सॉलिड एंगल से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कूलम्ब फोर्स से करेंगे, ओके, उसके बाद सॉलिड एंगल से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो इसको यहां से रफ करते हैं, फिर हेड से लिख देता हूं, प्रूफ ऑफ कूलम्ब, सॉरी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ऑफ लगा लो या ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, एक तो कूलम्ब फोर्स से, ठीक है, पहला किससे हो सकता है कूलम्ब फोर्स है, फोर्स एंड बाय यूजिंग सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल कंसेप्ट, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट का यूज जब करेंगे ना उससे भी हो सकता है। तो हम पहला जो है ना बाय यूजिंग कूलम्ब फोर्स, ये पूरा लिख ही देता हूं सिस्टम से, तुम भी नोट्स बना लो। बाय यूजिंग कूलम्ब लॉ, कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो हम पहले जो प्रूव करेंगे वो किससे करेंगे? बाय यूजिंग कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। प्यारे बच्चों, कूलम्ब फोर्स को इस्तेमाल करने का कैसे करेंगे? उससे कभी भी फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके फिर एरिया से हम क्या कर देते हैं? उसमें डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q है, तो ये चार्ज किससे पास करेगा? इससे, ठीक है। तो ये चार्ज है आपको यहाँ पर प्लस Q, अब इससे आपको यहाँ से क्या करेगा? फील्ड लाइंस ये पास करेगा। काम कीजिए, इसको हटा दीजिए, लग रहा है दो चार्ज। तो यहाँ अंदर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक एरिया है, इस छोटे से एरिया को ले लीजिए, ठीक है, ds, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, E, और एरिया भी क्या है? इसी परपेंडिकुलर ds, इसी के लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर P पॉइंट है, ओके, P पॉइंट जहां से हमको क्या करना है? पर्टिकुलर फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आप कोई टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं यहाँ पर, Q0 टेस्ट चार्ज। तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा? Q0 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये आप फोर्स लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? F अपॉन Q0, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर Q0, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसको कहते हैं E, ओके। तो E तो मेरा निकल गया है। अब हमें क्या करना है? वैसे भी पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, मैंने इसको निकाल दिया है बस एक तरीके से चलने के लिए। बट यहां पर आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। बेटा यहां समझिए डी फाई इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी एस, नहीं तो ई डॉट डी एस है तो फाई इक्वल टू क्या होगा? डी फाई, और ई डी एस कॉस 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही लाइन में। हम यहां देखेंगे ये जो वेरिएबल है उसकी लिमिट लगाते हैं, और वेरिएबल किसके में होता है? डी के अंदर होता है। तो ये कितना होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पर इसको देखें, हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, प्यारे बच्चों, E की जगह पर हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर E तो कांस्टेंट है, कितना है? के क्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बाहर निकालिए, ds का आपने लिमिट लगाया हुआ है 4 पाई R स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S0 से 4 पाई R स्क्वायर, और फाई इक्वल टू जो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, ओके। तो 4 पाई, ये R कैंसिल हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये है आपका फाई, ये क्लियर हो गया, समझ में आई बातें इतनी? तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज जो है उसके कारण फ्लक्स, ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? बाय यूजिंग सॉलिड एंगल, दिस प्रोसेस विल डिटरमाइन या गिव यू इंफॉर्मेशन दैट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द एरिया। एरिया का जो शेप है या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनक्लोज्ड एरिया ऐसे कह सकते हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को किससे पता चलता है? बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के कंसेप्ट का जब हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम इससे पता करते हैं कि ये शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आगे बढ़िए और देखिए, ये है
यहाँ पर ये बाय यूजिंग सॉलिड एंगल कंसेप्ट। अब हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम यूज करके तब हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये ऐसे इस तरह का शेप है, इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म शेप है। तुमको थोड़ा सा और नॉन यूनिफॉर्म बना लो, ताकि तुम सीबीएसई में पूछा जाता है प्रूव दैट द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ एरिया। एरिया का जो शेप है इनक्लोज सरफेस का, उसके शेप पर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। इनक्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो है ना ऐसे और इस तरह से है, और इसमें आपको निकालना है फ्लक्स। तो ये जो है ना यहाँ पर ये इस ऐसे है, ये इस तरह से ds है, और यहाँ पर है ds, ठीक है। ये पूरा सरफेस यहाँ पर सर्टेन कुछ एंगल बनाएगा। तो मैंने आपको बताया जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाता है ये dm की थीटा, ओके। तो ये थीटा है इतना। तो यहाँ पर चार्ज है और ये हमें निकल जाए, ये मान लीजिए अभी तो ds है तो d ओम होगा, ठीक है। हम इसको अगर मान लीजिए फाइंड आउट करना है ds का कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल का लगाना है, तो हमें एंगल तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है बेटा, और ds जो है ना ये है, तो ds cos थीटा ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी फाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, और डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा, ओके। ई की जगह पर यहां पर अगर लिखे तो आप जानते पॉइंट चार्ज के कारण अभी निकाले आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। डी फाई इक्वल टू, अब हमें अगर मान लीजिए फाई निकालना है, फाई, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी फाई, ठीक है, फ्लक्स को। तो 0 से कितना तक, फाई तक। अब ये जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सिंस डी ओमेगा जो वैल्यू होता है वो हम कितना लिखते हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है उससे तुमको समझ में आया होगा। सबसे पहला सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमें यहां पर लिखना है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां ये लिखोगे कितना, डी ओम, ठीक है। और डी ओम जो है ना, ये इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना होगा, पूरा एंगल, ठीक है, ये इतना। तो डी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। प्यारे बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये अभी हमने पहले ही निकाला था कि ओमेगा इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके प्यारे बच्चों। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा जो है ना, ये पूरा एंगल, हाफ एंगल जो कितना बनाएगा, यहाँ पर अगर देखिए सॉलिड एंगल एक सेंटर पर कितना एंगल बनता है, तो हाफ एंगल 180 डिग्री। तो आपने देखा था इस पूरे सॉलिड को cos 180 की वैल्यू ऐसे, तो ये 4 पाई हो जा रहा था। तो ऐसे ही है सॉलिड एंगल जो है, यहाँ पर एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 4 पाई। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो ये 4 पाई कैंसिल कर लीजिए, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है फाई की वैल्यू। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई इक्वल टू। मेरे प्यारे बच्चों, these two methods, from these two methods you can find the prove the Gauss theorem, okay? Gauss theorem को आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम इस पर एक तो 2-3 बातें लिखेंगे, नोट्स देके लिखेंगे कि
एक शेप पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स डिपेंड नहीं होता। तीसरा जो बात है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इन 3 बातों को हमको लिखना है नोट देके, ओके, नोट देके इन 3 बातों को लिख लो। 3 पॉइंट्स को नोट देके लिखिए। ये है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्लक्स does not depends upon size of the surface area। सरफेस एरिया के साइज पर डिपेंड नहीं करता। कैसा भी हो वो किस पर डिपेंड करता है, क्यू इनक्लोज्ड पर, ओके। मतलब कहने का ऐसा शेप है, इस तरह का शेप है, कैसा भी ऐसा क्वेश्चन बनाया था मैंने फ्लक्स में, उसमें बताया था। तो अगर मान लीजिए फ्लक्स पास करेगा तो इसमें भी उतना ही करेगा जितना इसमें करेगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड पर फैक्टर डिपेंड करता है, एरिया से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब φ1 विल बी इक्वल टू φ2, नो मैटर कि इसका शेप कैसा है, सरफेस एरिया का जो शेप है ना वो कैसा है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो लेवल है उस पर काम करना है। नेक्स्ट लेवल क्या है इसको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनक्लोज चार्ज। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड चार्ज, ओके प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर पॉइंट है, फ्लक्स डज नॉट depends upon outside charge। आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, it depends only upon enclosed charge। enclosed चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा बात, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम का जो नेचर होगा ना इस पर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। ये है फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा। दीज आर द बेसिक थ्योरीज, ओके।